वेलकम बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 फिजिक्स की अध्याय 3 की धारा वैद्युत का लेक्चर नंबर 13 पढ़ने चल रहे हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिजिक्स के अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक आज का टॉपिक है, जिसका नाम है किरचॉफ लॉ, यानी कि किरचॉफ के नियम। आज हम लोग किरचॉफ के प्रथम नियम और द्वितीय नियम को बहुत ही विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे और हम ये देखेंगे कि किरचॉफ के नियमों का उपयोग किस प्रकार से क्लिष्ट वैद्युत परिपथों के लिए किया जाता है। तो मैं हूं डॉक्टर अमरीश सिंह, लेक्चरर फिजिक्स। आपको आज लिए चलते हैं किरचॉफ के नियमों की ओर। तो पहला बिंदु ये है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ किरचॉफ लॉज। किरचॉफ के नियमों का क्या उपयोग है। तो किरचॉफ के नियम वैद्युत परिपथों के लिए होते हैं। हालांकि किरचॉफ का एक नियम जो है वो ऊष्मा के संबंध में भी है, लेकिन आज हम लोग किरचॉफ के नियमों को वैद्युत परिपथों के लिए पढ़ने चल रहे हैं। वैद्युत परिपथ में जब कोई सिंगल प्रतिरोध होता है, सिंगल ईएमएफ होता है, तब इस परिपथ को हम लोग कहते हैं कि यह एक सिंपल सर्किट है, यानी कि ये क्लिष्ट परिपथ नहीं है। जैसे कि अगर एक प्रतिरोध हमको दिया है ये, और इसमें एक विभवांतर हमने एक सेल या बैटरी से लगा दिया है, तब यहाँ पर अगर हम वोल्टेज V को आरोपित किए हैं, ये R है, तो इस परिपथ में धारा का मान I बराबर V/R से लग जाएगा, जो कि ओम का नियम है। तो ओम के नियम का उपयोग यहाँ बहुत बेहतर से हमको हो गया। तो किरचॉफ लॉ का यूज किया क्यों जाता है। जब कोई ये जो होता है ये सिंपल सर्किट है, ये साधारण परिपथ इसको हम लोग बोलेंगे। ये क्या है? साधारण परिपथ, जहाँ पर कम प्रतिरोध हो और एक ही विद्युत वाहक बल हो, जहाँ पर हमें वैद्युत धारा और विभवांतर और तुल्य प्रतिरोध को निकालना आसान हो, ऐसे परिपथों को हम लोग सामान्य परिपथ कहते हैं। जैसे सामान्य परिपथ का एक उदाहरण और देख लो, ये है। यहाँ पर देखो 3 प्रतिरोध हमने लगा दिया, एक विद्युत वाहक बल लगा दिया, ठीक, यहाँ से भी वोल्टेज दे दिया। तो यहाँ पर भी हम तुल्य प्रतिरोध इसका R1, R2, R3 का तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं, और इनमें प्रत्येक में धाराओं का मान जो है, जो धाराएं होंगी I1 होगी, I2 होगी, I3, ये भी हमारे क्या है? साधारण परिपथ है, सामान्य परिपथ है, ठीक है। इसी तरह से अगर इस तरह से ये है, ये परिपथ भी जहाँ श्रेणी समांतर बहुत आसान हो और साधारणतः इसमें केवल एक बैटरी या एक सेल लगी रहती है, जिसका विद्युत वाहक बल हमको पता होता है, यहाँ प्रतिरोधों के मान पता होते हैं। तो ऐसे परिपथों में किसी प्रतिरोध में धारा और विभवांतर का मान निकालना आसान होता है। ऐसे परिपथों को हम साधारण वैद्युत परिपथ कहते हैं, और इनमें किसी भी प्रतिरोध में धारा का मान, विभवांतर का मान निकालना आसान होता है। और इन परिपथों में धारा और विभवांतर या तुल्य प्रतिरोध का मान निकालने के लिए हम लोग ओम के नियमों का उपयोग कर पाते हैं, यानी कि I बराबर V/R या V बराबर IR। लेकिन जब कोई परिपथ में कई विद्युत वाहक बल लगे हों, यानी कि E1, E2, E3, E4 लाइक दिस, और उनमें प्रतिरोधों का संयोजन भी बहुत क्लिष्ट तरीके से हो, एक क्रिटिकल तरीके से प्रतिरोध भी आपस में संयोजित हुए हों, तब ऐसे परिपथों को क्लिष्ट परिपथ या कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हम लोग कहते हैं। ऐसे परिपथों में कई लूप भी पाए जा सकते हैं, 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप,
तो ऐसे परिपथ का एक उदाहरण हम देखते हैं। ऐसे परिपथ को हम क्लिष्ट सर्किट क्यों मानते हैं? क्योंकि उसमें कई विद्युत वाहक बल जुड़े होंगे और कई प्रतिरोध जुड़े होंगे, और सामान्यतः इसमें अगर श्रेणी और समांतर पहचान में नहीं आती है तब भी वो क्लिष्ट परिपथ का ही एक प्रकार है। ठीक है ना? तो चलते हैं, जैसे एक परिपथ देखिए हमारा ये है, यहाँ देखो एक R1 प्रतिरोध है, R2 है, ये R3 है, यहाँ एक विद्युत वाहक बल E1 है, यहाँ विद्युत वाहक बल E2 है। अब देखो यहाँ R1, R2, R3 है। अब अगर ये यहाँ देखो मुख्यतः दो लूप दिख रहे हैं। एक लूप ये देखो, ये पूरा, इस लूप का मान अगर हम ले लें तो देखो यहाँ पर एक लूप हमको क्या दिख रहा है, A B E F A, ये एक लूप का नाम है। एक लूप है B C D E B, ये लूप है। एक लूप पूरा है A B C D E F A, ये वाला। तो यहाँ मुख्यतः तीन लूप हमको क्लियरली दिख रहे हैं। अगर कोई भी एक लूप की बात करो तो देखो इसमें ये भी विद्युत वाहक बल है, ये भी विद्युत वाहक बल है, ये भी है, ये भी। अब हमें नहीं पता कि इसका वोल्टेज में जुड़ेगा घटेगा क्या होगा, ये सब नहीं मालूम। तो इसी तरह से ये लूप भी है। तो ये एक कैसा परिपथ है? अगर इसमें कोई कहे कि बताओ ये R1, R2, R3 किस परिक्रम में है, श्रेणी में है कि समांतर में, बताओ कैसे जानोगे? श्रेणी या समांतर में प्रतिरोधों को जानने के लिए दो अंत बिंदु होने चाहिए। सामान्यतः वो अंत बिंदु सेल के टर्मिनल होते हैं, लेकिन यहाँ ये भी सेल है, ये भी सेल है। तो किन टर्मिनल के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालोगे? नहीं पता है। तो यहाँ पर ऐसे परिपथों में अगर कोई हमसे पूछा कि इस परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी, इस प्रतिरोध में R1 में, R2 में कितनी धारा प्रवाहित होगी, R3 में कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो किस तरह से निकालोगे? तो ऐसे परिपथों में जिनमें कई विद्युत वाहक बल और कई प्रतिरोध जुड़े हों, ऐसे परिपथों को हम लोग क्लिष्ट परिपथ कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बोलते हैं। और ऐसे परिपथों के विभिन्न खंडों में बहने वाली वैद्युत धाराओं और उनके बीच में विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग किरचॉफ के नियमों का उपयोग करते हैं। ठीक है ना? तो बच्चों कॉपी निकाल लो और बढ़िया से नोट्स बनाना शुरू करो। तो किरचॉफ के नियम हम लोग हेडिंग डाल देंगे, किरचॉफ के नियम, किरचॉफ लॉज या किरचॉफ रूल, ये हम लोग देखेंगे। तो लिखना शुरू करो। वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दो नियम हैं। इन नियमों का उपयोग किसी जटिल वैद्युत परिपथ में विभिन्न प्रतिरोधों में बहने वाली धाराओं व उनके बीच विभवांतर तथा पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालने में किया जाता है। अब हम लोग लिखेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम। तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? किरचॉफ का प्रथम नियम, अब हम लोग को इसको लिखते चलना है। ये बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और किरचॉफ का प्रथम नियम, इसको हम लोग प्रथम नियम को हम लोग बोलते हैं या संधि का नियम, संधि का नियम लिखते चलेंगे। अंग्रेजी में इसको हम लोग के संधि का नियम या धारा का नियम, धारा का नियम, ये सब में से कोई भी कहा जाए तो जान लो क्या है। तो इसको KCL कहते हैं। KCL का मतलब किरचॉफ करंट लॉ
और चूंकि इसमें एक संधि बनती है तो इसको हम लोग जंक्शन रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में जंक्शन रूल या किरचॉफ्स करंट लॉ। चलते हैं देखते हैं क्या है ये। तो किरचॉफ का जो करंट लॉ है ये किसी संधि के लिए है। तुम लोग जानते हो कि कोई भी वैद्युत परिपथ अगर पूर्ण है तो उसमें धाराएं आएंगी, लेकिन अगर कोई जंक्शन हम बना दें बीच में तो ऐसा नहीं कि जंक्शन खाली आएगी। मान लेते हैं कोई धारा आ रही, ऐसे आ रही, अगर ये जंक्शन है तो अगर इसको मान लेते हैं एक जंक्शन है तो ये धारा आ रही है, अगर आई है I1 है तो ये भी I1 ही रहेगी। देखो जंक्शन कैसे हम पहचानेंगे। धारा अगर I1 आ रही है तो बीच में कहीं कोई ब्रेक नहीं है, कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं है, शाखाएं नहीं बटी, तो I1 चली जाएगी। लेकिन अगर ऐसे धारा I1 जा रही है, सभी लोग ध्यान दो, I1 है, यहाँ पर हमने दो रास्ते बना दिए ऐसे। अब क्या होगा? ये धारा यहाँ तक तो आई, यहाँ तक वो बटी नहीं I1, लेकिन जैसे ही अब ये यहाँ इसको दो रास्ते मिल गए तो कुछ धारा इधर चली जाएगी I2, ये हो जाएगी I3। क्यों? ये दोनों में क्यों जाएगी? क्योंकि ये आगे से जाके कहीं वापस आया है। ये ओपन पाथ नहीं होते हैं। वैद्युत धारा के बहने के लिए हमेशा एक बंद परिपथ के निर्माण की आवश्यकता होती है। हम ये नहीं, ये सड़कें नहीं है कि ऐसे गई वहाँ ख़त्म हो गई, नहीं, यहाँ पे जो है वो लूपिंग हुई है। जैसे अगर ये एक प्रतिरोध है और यहाँ से अगर हम कह रहे हैं ये प्रतिरोध का यहाँ से चला यहाँ ख़त्म, तब इसमें धारा कहाँ जाएगी? धारा के लिए हमें एक विद्युत वाहक बल जब लगाओगे तो उसका एक सिरा धन से जुड़ा होना चाहिए, एक ऋण से। तो इसमें प्रतिरोधों के दोनों सिरे आपस में क्लोज होंगे। इसी तरह से ये जब धारा जा रही यहाँ बटेगी कब? इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जाके फिर वापस आएगी और इसके जो दो अंत बिंदु हैं उनको किसी न किसी विद्युत वाहक बल यानी कि वोल्टेज के द्वारा जोड़ा गया होगा। ऐसा नहीं कि दो रास्ते हैं चले जा रहे हैं इन्फिनिटी तक, अनंत तक नहीं जाते। तो दिस इज ए पार्ट ऑफ क्लोज्ड लूप, ये एक बंद परिपथ का हिस्सा है, ठीक है ना। तो I2 I3 में ये दोनों बट गई। इसी तरह से अगर यही धारा आ रही है I1 और यहाँ पर ऐसे गई ऐसे, तो अब ये सीधे नहीं जाएगी, इधर क्या जाएगी? I1, ये I2, ये I3। यानी कि अगर कोई वैद्युत परिपथ बंद परिपथ है जिसमें विद्युत वाहक बल लगा हुआ है तो कोई भी जंक्शन पर जो धारा आएगी वही कुछ हिस्सों में बढ़ जाएगी। जैसे कि एक रास्ता सड़क आ रही है, यहाँ से 3 सड़कें और हैं, तो जो भी लोग आएंगे वो कुछ इधर चले जाएंगे, कुछ इधर, कुछ इधर, संभावना है। तो इस तरह से संधि को हम लोग पहचानेंगे, ठीक है। तो वैद्युत परिपथ में अगर कोई संधि है तो संधि पर कुछ धाराएं मिलेंगी, अंदर की तरफ आएंगी, कुछ धाराएं दूर जाएंगी। लेकिन तो अगर ये मान लेते हैं वैद्युत परिपथ की कोई संधि है, यहाँ धारा दो धाराएं आ रही हैं, I1 है, ये I2 है, और कुछ धाराएं ऐसे दूर जा रही हैं, तो ये किसी बंद परिपथ का एक हिस्सा है। ये I3 है, ये I4 है, ये I5 है। तो जितनी धाराएं आएंगी उतनी ही धाराएं जाएंगी परिमाण में। यहाँ 2 धाराएं हैं, संख्या की बात हमने नहीं की। यहाँ जितनी धारा आएगी का मतलब है कि इन I1 और I2 का जो जोड़ होगा वो I3, I4, I5 के बराबर होगा। मान लेते हैं कि यहाँ 3 एम्पियर आ रही है, यहाँ 2 एम्पियर आ रही है। अब यहाँ ये 3 हिस्से में बढ़ रही है ना, तो 2 है, ये 1.5 है, तो 3.5 हो गया, और ये भी 1.5 हो गया। इस तरह से जितनी धारा आएगी परिमाण में 3, 2, 5, 1.5, 3, 2, 5, उतनी ही धाराएं संधि से दूर जाएंगी। यानी कि यहाँ पे धाराओं का जो क्षय होता है वो नहीं होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि यह जो है धारा होती क्या है? धारा जो होती है एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा होती है। तो यहाँ समय तो वो है नहीं, क्या कहते हैं, कंजर्व है नहीं। तो क्या कंजर्व है? आवेश। आवेश जो आएगा वो कहीं ना कहीं जाएगा,
आवेश बहने के दौरान कहीं नष्ट नहीं होता है। तो एकांक समय में जितना आवेश यहाँ अंदर आया उतना ही आवेश यहाँ से बाहर जाएगा, है ना। धनावेश है तो, ऋणावेश है तो उसका उल्टा होता है, तुम लोग जानते हो। तो जितना आवेश एक बिंदु पर आया उतना ही आवेश उस बिंदु से दूर जाएगा, वो जितने पथ होंगे उसमें सब में जाएगा मिलके। तो ये I1 I2 मिलकर I3 I4 I5 के रूप में रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पुनर्वितरण हो जा रहा है। इन दोनों का जो टोटल होगा वो नहीं घटाया बढ़ा, जितना इनका जोड़ था वो फिक्स रहेगा, वही जोड़ इन 3 धाराओं में बढ़ जाएगा। 4 होगा तो 4 में बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है कि जितना आवेश एक बिंदु की ओर आया उतना ही आवेश उस बिंदु से दूर जाएगा। तो यही किरचॉफ का प्रथम नियम है, जो कि धाराओं के लिए है, संधि के लिए है। और स्टेटमेंट क्या है कि किसी संधि पर जितनी धाराएं आकर मिलती हैं उतनी ही धाराएं उनसे दूर जाती हैं परिमाण में। तो किरचॉफ का प्रथम नियम बेटा लिखना शुरू करो। क्या लिखोगे? किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर, किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योग उस संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है ना, बढ़िया से लिख लेना। वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर किसी संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योग उस संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है ना। आगे लिखो। यह नियम आवेश के संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये बहुत पूछा जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, तो तुम्हारा आंसर होगा आवेश के संरक्षण पर आधारित है। तो ये नियम हमारा हो गया। ठीक, तो अर्थात चित्र से क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। जितनी धाराएं आ रही हैं उतनी ही धाराएं जा रही हैं। ठीक है ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम लोग लिखेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। वह किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले अब हम लोग इसी नियम को एक और रूप में लिखना सीखेंगे। अगर इन तीनों चीज़ों को हम बाईं तरफ ले आते तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0। अब क्या हो रहा है? अब ऐसा लग रहा है कि सारी धाराएं मिलकर 0 हो रही हैं, लेकिन अगर सारी धाराएं मिलकर 0 होंगी तो कुछ धन में होनी चाहिए, कुछ ऋण में होनी चाहिए। देखो ये I1 I2 क्या है? धन में है। I3 I4 I5 ऋण में है। तो किरचॉफ के प्रथम नियम का एक और रूप है, वह क्या है? वो ये देख रहा है कि सारी धाराएं का जोड़ 0 है, लेकिन जब जोड़ 0 है तो कुछ धन में है, कुछ ऋण में है। जब कुछ धाराओं को धन में लोगे, कुछ धाराओं को ऋण में लोगे, तब कहा जाएगा कि इनका हम लोग चिन्ह सहित जोड़ कर रहे हैं, यानी कि कुछ धाराएं धन में ली गई हैं, कुछ धाराएं ऋण में ली गई हैं। तब ये कहा जाएगा कि इन धाराओं का बीज गणितीय योग हमने किया है। यह जो कुछ धन में ली कुछ ऋण में लिया गया तो कहा जाएगा इनका बीज गणितीय योग है ये, जो कि 0 है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम अभी तुम लोगों ने एक रूप लिखा। देखो जब ये एग्जाम में आएगा तो 1 नंबर में आता है, तो हमें केवल ला को लिख देना है और उसका फार्मूला लिख देना है, बहुत ताम झाम नहीं करना है। तो अभी हमने बताया कि या तो यहाँ तक तुम लिख दो, यहाँ तक लिख दिए, ओके ख़त्म। या करके अब हम लोग फिर लिखेंगे। यहाँ तक तुम लोग लिख सकते हो, या करके अब एक और रूप लिख लो, अब वह रूप क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो हमने देखा कि सम्मिलित धाराओं में कुछ धन लो कुछ ऋण लो, टोटल जोड़ 0 हो रहा है। ऐसे जोड़ को हम बीज गणितीय जोड़ कहते हैं। कब? जब हमारा चिन्ह सहित यहाँ धाराएं आ जाती हैं। तो या करके इसका और रूप लिख लो। किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली
समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। सिग्मा आई बराबर 0। सिग्मा आई यही है ना, सिग्मा आई बराबर 0। ठीक है ना। चित्र से क्या करोगे, I1 धन I2 ऋण I3 ऋण I4 ऋण I5 बराबर 0। देखो यहाँ बीजगणितीय योग का मतलब क्या है कि जो इनकमिंग करंट है, यानी कि संधि की ओर आने वाली धाराएं, इनको धन लिया जाता है, संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋण लिया जाता है। तो जब बीजगणितीय योग कहा जाए, देखो पिछले वाले में बीजगणितीय नहीं लिखा था, जब बीजगणितीय योग कहा जाए तब यह नियम लगेगा। वो नियम क्या है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं को धन में लिया जाएगा, संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋण में लिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि सिग्मा आई बराबर 0। ठीक, इसके बाद यहाँ तुम लोग क्या लिख लोगे, यह नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चीज़ को जान लिया। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब हम लोग बच्चों पढ़ने चल रहे हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसको हम सेकंड लॉ, वोल्टता का नियम कहते हैं या लूप का नियम भी कहते हैं। तो अंग्रेजी में इसको सेकंड लॉ, KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ या लूप रूल और मेश रूल। मेश का मतलब होता है जाली, यानी कि यहाँ पर कहीं जाल जैसी चीज़, कोई चीज़ बन रही होगी या लूप बन रहा होगा, तो लूप या मेश इसको हम लोग बोलते हैं। तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है यह बहुत इंपॉर्टेंट है और यह ओम के नियम यानी कि V बराबर IR का ही विस्तृत रूप है। इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। ओम का नियम जो होता है वो V बराबर IR, केवल एक प्रतिरोध के बीच का अगर विभवांतर V हो, धारा उसमें I बह रही हो, तब V बराबर IR लगता है। इसी नियम को किरचॉफ ने क्या किया, विस्तृत किया, इसको एक्सटेंड किया, इसको बढ़ाया और क्लिष्ट वैद्युत परिपथों के लिए इस नियम को बनाया। ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे और तब इसकी विस्तार से व्याख्या हम लोग देखेंगे। बेटा लिखना शुरू करो। किसी वैद्युत परिपथ में किसी बंद लूप के लिए उसके विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस संधि में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस चीज़ को आप लोग कई बार रिपीट करके लिख लेंगे। ठीक है ना। आगे लिखना, अर्थात सिग्मा आई इंटू आर, इसको ऐसे ब्रैकेट में कर देना और बेहतर हो जाएगा, बराबर होता है सिग्मा ई। ई जो होता है सेल का विद्युत वाहक बल होता है। सेल जितना वोल्टेज पैदा करता है वह उसका विद्युत वाहक बल होता है या विभवांतर होता है। यह सिग्मा आई आर है। आई क्या है, धारा है, आर क्या है, प्रतिरोध है। देखो ई बराबर आई आर तो सामान्य ओम का नियम था, सिग्मा लग गया। खाली सिग्मा नहीं है, इसका बहुत बड़ा मतलब है। ठीक है ना। इतना लिख लो। अभी आगे इसकी हम विस्तार से व्याख्या करने चल रहे हैं। सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई लिखोगे। आगे लिखो, यह नियम ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है या यह नियम ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है। ठीक है ना। तो किरचॉफ का प्रथम नियम आएगा तो वो आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है वो ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है। ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और किरचॉफ के द्वितीय नियम की व्याख्या पढ़ने चल रहे हैं। तो किरचॉफ का बेटा जो नियम है वो दोनों नियम जब आएंगे तो पहला नियम सीधे लिख देना कि किसी वैद्युत परिपथ के
किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। खत्म, मामला खत्म और कुछ नहीं, नॉट मोर देन दैट। आगे लिए एक लाइन और लिखना चाहो लिख देना कि यह आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है, प्रथम नियम। द्वितीय नियम में सीधे जो अभी हमने लिखाया और यह सिग्मा आई आर बराबर 0, बस इससे ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि ये 1 से 1.5 नंबर में ही आता है दोनों नियम मिला के, ठीक है ना। जब कहा जाए कि किरचॉफ के नियमों की व्याख्या कीजिए, है ना, तो पिछले साल यूपी बोर्ड के प्रश्नों में ये एक प्रश्न आ गया था कि किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियमों की व्याख्या कीजिए, तो ये 2020 का क्वेश्चन था। तो अब किरचॉफ के नियमों की जो व्याख्या है वह हम लोग अलग टॉपिक में करेंगे, तो हम लोग अब हीटिंग डाल दें।